इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में अच्छी अच्छी बातें करनी है। आफ्टर 30 सेकेंड्स वी विल स्टार्ट द सेशन। 30 सेकेंड्स के बाद हम सेशन को स्टार्ट कर देंगे। और पढ़ाई ठीक चल रही है ना? पढ़ाई ठीक चल रही है? और रिवीजन करते रहा करो साथ साथ, ठीक है? रिवीजन बहुत जरूरी है, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का वो हो गया मैम, उतना जो स्टेटमेंट से बात होगी ना, अकॉर्डिंग टू क्रैश कोर्स हो गया वो, ठीक है? वो तो डिटेल में एक एक चीज स्टेप होता है ना, अगर हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? उसमें डिटेल कोर्स है आपके साथ ही, इसमें उसमें जाके अगर पूरा डिटेल देखना है तो रिमोट सेंसिंग उसमें आप अच्छे से और देखें, ठीक है ना? चलो, इसमें ये क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ 40 पीबीबी सल्फर डाइऑक्साइड इन माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब यूनिट एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये है, आपसे ये पूछा है कि सल्फर डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन दी गई है, ये 40 पीपीबी दी गई है, यानी कि 40 पार्ट्स पर बिलियन दी गई है। और ये आपको कंसंट्रेशन पूछी गई है 40 सॉरी मिली माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में। ये किस में पूछी गई है आपको? माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में पूछी गई है, यानी कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। सल्फर डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन दी गई है वो 40 पीपीबी दी गई है, पार्ट्स पर बिलियन दी गई है। और यही कंसंट्रेशन ये पूछा है कि माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में कितनी होगी। आपके पास 20 सेकेंड्स हैं, आप इसको करिए, फिर मैं पोल दूंगा आपको, ठीक है? चलो मैं पोल दे रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट। वेरी गुड। इसका आंसर क्या है? 104.7 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इसका आंसर है। कैसे ये आंसर आया, मैं आपको फॉर्मूला भी बता देता हूँ, ठीक है? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अगर हम माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में निकालते हैं और पीपीबी में कंसंट्रेशन दी हुई है, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है? ये देखो, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में हमें कंसंट्रेशन को निकालना है, और अब है कंसंट्रेशन दी किस में गई है? पीपीबी में। तो देखो, कंसंट्रेशन इन पीपीबी और इनटू इसका साथ करेंगे जो मॉलिक्यूल दिया गया है उसका वेट, इनटू मॉलिक्यूलर वेट, और अपॉन 24.45। ये क्या है? 44.45, 24.4.45। ये क्या है? ये द नंबर, ये क्या है? वॉल्यूम है, ठीक है ना? किसका? वॉल्यूम ऑफ ए मोल, है ना, ऑफ ए गिवन टेम्परेचर एंड 25 डिग्री सेल्सियस, है ना? अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो वॉल्यूम है ना, वो दिया हुआ है 24.45। ये स्टैंडर्ड है, ये आपको इस फॉर्मूले में रखना है बेसिकली, ठीक है? तो अगर माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में निकालना है तो क्या हो गया? कंसंट्रेशन इन पीपीबी इनटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 24.45। इसको अगर करेंगे तो अगर हमारे पास कंसंट्रेशन जो SO2 की पीपीबी में दी गई है वो कितनी की दी गई है? 40 पीपीबी दी गई है, ये तो हमें दी गई है। टेम्परेचर हमें दिया ही हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है? और अगर मोलिकुलर वेट की बात करें, क्योंकि हमें मोलिकुलर वेट भी चाहिए, तो SO2 का मोलिकुलर वेट क्या हो गया? इसका 16 दूनी 32, और ये 32, ये कितना हो गया? 64 हो गया। तो अब इस फॉर्मूले में इसको रख दीजिए, तो क्या हो गया? कंसंट्रेशन रखा हमने 40, ठीक है, और मोलिकुलर वेट 64 अपॉन 24.45। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास सीधा का सीधा 104.7 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आपको बेसिकली बात करें पीपीबी में दिया हुआ हो और माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में पूछा जाए, तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है? ये फॉर्मूला आपको याद था या आपने वैसे ही इसको आंसर किया? बताओ भी।
ये फॉर्मूला आपको याद था या वैसे ही आंसर किया था? याद है? चलो बहुत बढ़िया। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आपको पता है शायद ये पिछली बार पूछा गया था, पता है ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, पता है क्या? पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना? चलो आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं जो NAAQS है, यानी कि बेसिकली नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे, जो 2009 में आए थे, है ना? बेसिकली कई जो फोर्थ वर्जन है ये 2009 वाला बेसिकली, और इसमें स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। तो अंडर द प्रोविजन ऑफ द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981, the CPCB has notified fourth version of National Ambient Air Quality Standard, है ना, 2000 in 2009। अब मुझे एक बात बताओ, आपको नेशनल एयर पता है, एयर क्वालिटी का शब्द पता है, एम्बियंट शब्द किस लिए होता है बताओ भी? इसमें क्या है, नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, है ना? तो यहाँ पे जो एम्बियंट शब्द है इसका क्या मतलब है? एम्बियंट एयर कौन सी होती है बताओगे? एक तो एयर है, एयर के साथ एम्बियंट शब्द और जुड़ा है, तो एम्बियंट एयर का क्या मतलब है? एम्बियंट एयर का क्या मतलब है, पता है? यस और नो? हाँ, आउटडोर जो एयर होती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं बेसिकली एम्बियंट एयर। वेरी गुड। तो नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे, और ये जो नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, इनको आपको याद रखना है ना? मेथड्स ऑफ मेजरमेंट भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से मेथड से, है ना, मेजर करते हैं, ये सब आपको दिया हुआ है। और इधर आपको पोल्यूटेंट्स के नाम दिए हुए हैं, कौन कौन से प्रदूषक की बात करते हैं। इधर आपको टाइम वेटेड एवरेज दिया गया है, ठीक है ना, यानी कि कुछ एनुअली उनका कितना कंसंट्रेशन की बात की गई एम्बियंट एयर में, 24 हार्स में, 1 हार में, 8 हार में, ये सारी बातें हमें देखनी है। ठीक है, और कंसंट्रेशन इन एम्बियंट एयर में दो में हमने इसको क्लासिफाई किया है। पहला है इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, रूरल एंड अदर एरिया। ठीक है, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, रूरल एंड अदर एरिया। और दूसरा है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। ठीक है ना, जहाँ पे इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, और जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है वो कौन नोटिफाई करेगा भाई कि ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है? कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा या स्टेट गवर्नमेंट से नोटिफाई होगा, या कौन सा इंक्लूड किया जाएगा, जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? बताओ भाई, कौन करेगा? देखो, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया नोटिफाई सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, याद रखना। कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। बेसिकली जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है वो किस से नोटिफाई होगा, या कौन से जो नोटिफाइड किया वो शामिल होगा? नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे पोल्यूटेंट्स दिए हुए हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है। आप एक चीज और ध्यान रखना इसमें, जैसे जो टाइम पीरियड, जैसे एनुअल में 50 है, 20 हार 4 हार में 80 है, ऐसे ही अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का देखें तो एनुअल में 40 है और 24 हार में 80 है। जहाँ पे टाइम पीरियड ज्यादा होगा एवरेज, जैसे साल में एनुअली जो होगा वो कम होगा हमेशा 24 आवर्स में से। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि एवरेज कम आना चाहिए, बेसिकली बात ये की गई है, तो वो वैल्यू हमेशा कम होगी। जैसे बात करें सल्फर डाइऑक्साइड की, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है में इसका यूनिट है। एनुअली इसको देखो क्या है, 50 है, 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, और 24 हार में 80 है। अब आपको ये तो दिया हुआ है इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल एंड रूरल एरिया, और इसके साथ दिया हुआ है बेसिकली इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। तो आपको दो ही डाटा अलग करने हैं, और जो इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल और रूरल एरिया है उसके सेम ही इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया का है। दो कौन कौन सा है? एक तो ये वाला जो सल्फर डाइऑक्साइड का एनुअल है ना, ये वाला अलग है। ठीक है, यहाँ पे 20 है देखो। और अगर बात करें वहां पे जो इंडस्ट्रियल एरिया है बेसिकली वहां पे 50 है। और ऐसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें तो एनुअल में अगर इंडस्ट्रियल एरिया है तो 40 है, और इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में 30 है। ये दो डाटा बेसिकली अलग हैं,
उसके बाद जितने भी डेटाज हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया है और इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, उसका सबका सेम है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। तो सल्फर डाइऑक्साइड का क्या है, देखो 50 और 80 है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का 40 और 80 है, ठीक है। और बाकी देखो, अगर पार्टिकुलेट मैटर पीएम, जैसे PM10 की बात करें, तो PM10 का मतलब क्या होता है, आपसे ऐसे भी पूछ लेते हैं। पीएम का मतलब पार्टिकुलेट मैटर है, 10 यहाँ पे आपको बताया, क्या बता रहा है, साइज या डायमीटर की बात कर रहा है, पार्टिकल के साइज की बात करता है। तो आप ये बताओ, साइज जो PM10 है ना, PM10 माइक्रोमीटर है, तो ये आपको लेस देन 10 की बात करता है या मोर देन 10 की बात करता है? अगर मैं ऐसे स्टेटमेंट बना दे कि PM10 का सही मतलब स्टेटमेंट क्या है, लेस देन 10 माइक्रोमीटर, मोर देन 10 माइक्रोमीटर, तो ये बेसिकली 10 माइक्रोमीटर और 10 माइक्रोमीटर से लेस जो भी होगा वो इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है ना। यानी बेसिकली हम 2.5 भी पढ़ते हैं, तो यूं कह सकते हैं 2.5 से बड़ा, है ना, और 10 से या 10 से छोटा, 10 या 10 से छोटा, तो वो रेंज बेसिकली किस में आ जाएगी, एक तरह से PM10 में। और अगर बात करें 2.5 की, तो 2.5 या 2.5 से जो छोटा होगा माइक्रोमीटर, वो PM2.5 में आ जाएगा, ये याद रखना है। और आप बताओ, वैसे तो देखो दोनों के दोनों पार्टिकल्स हैं, चाहे PM10 हो चाहे PM2.5 हो, दोनों ही हार्मफुल है। इसमें ज्यादा हार्मफुल कौन सा है, पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 या PM10? ज्यादा हार्मफुल कौन सा है, बताओ। वैसे तो दोनों ही हार्मफुल है, PM10 भी है, हाँ PM2.5 ज्यादा हार्मफुल है। इसका रीजन ये है क्योंकि जितना ज्यादा स्मॉल साइज है वो डीपली पेनिट्रेट करेगा, और डीपली पेनिट्रेट करने से लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है बेसिकली। तो अब आपको ये याद, इनका जो PM10 और PM2.5 है, इनकी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनकी वैल्यू एनुअल में 60 है अगर PM10 की बात करें, और 24 हार में कितना है, 100 है, 60 एंड 100। और अगर बात करें 2.5 का, तो 40 और 60 है। और वैसे इकोलॉजिकली सेंसिटिव मैंने आपको बता दिया, सारी बाकी सेम रहेगी, ठीक है। ओजोन का देखो, हमने जो मेजरमेंट वेटेज एवरेज निकाला है वो 8 आवर और 1 आवर में निकाला है, उसका 100 और 180 है। तो कहने का मतलब आपको ये मेथड्स भी इधर दिए हुए हैं कि किस किस मेथड से हम मेजर करते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। और इधर पोल्यूटेंट्स के कंसंट्रेशन की बात की गई है, वो भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो पूछा जाता है बेसिकली, PM10 और PM2.5 को बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बातें आप ध्यान रखोगे, इनको याद कर लोगे, थोड़ा दो एक बार रिवाइज करोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा मेथड हम मेजर के लिए यूज करते हैं। बताओ भाई, कर लोगे याद, बोलो। लर्न है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और ऐसे ही वेरी नाइस, जैसे ये लेड है ना, लेड की भी बात करें तो लेड का देखो 0.50 है ना, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, और 1 माइक्रोग्राम कितना कम क्वांटिटी है। कार्बन मोनोऑक्साइड 8 हार और 1 हार में, ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और कौन कौन से पोल्यूटेंट्स है, देखो अमोनिया, बेंजीन, बेंजो अल्फा पायरिन। इसमें सारी जो कैलकुलेशन है, बेंजीन के बाद बेंजीन, बेंजो अल्फा पायरिन, आर्सेनिक, निकल, ये बेसिकली अगर इनका आप यूनिट भी देखोगे, बेंजीन को छोड़ के, बेंजीन में माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, बाकी देखो नैनोग्राम पर मीटर क्यूब में आ जाती है। चाहे आप बेंजो अल्फा पायरिन देख लो, ठीक है, या चाहे आर्सेनिक देख लो, चाहे निकल देख लो, क्यों देखो कितनी स्मॉल क्वांटिटी है जो कितना इम्पैक्ट डालती है। तो बहुत ही माइनर क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है, ध्यान रखना। नैनोग्राम पर मीटर क्यूब में भी वैल्यूज है, ठीक है। और इनको अगर हम देखें चारों को, बेसिकली बेंजीन की बात करें, चाहे बेंजो अल्फा पायरिन, आर्सेनिक या निकल, इनका कैलकुलेशन जो एवरेज निकाला है बेसिकली वो एनुअली है, देखो सिर्फ एनुअली है। तो ये थोड़ा सा चीजों को रोक के समझना है कि ये चीजें हैं, इसको थोड़ा सा एनालिटिकल बेसिस पे देखना है, ऐसे नहीं एकदम से आए और देखना शुरू कर दिया और फटाफट, ऐसे नहीं, थोड़ा सा एक बार अच्छे से देखे कि इसमें ये चीज ये होती है, ये चीज होती है, तो सारी चीज आपको अच्छे से याद हो जाएगी। और मेथड्स भी देखने हैं, क्योंकि मेथड्स भी आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक बात कि आपसे ये कहा है कि एनुअली हम बात कर रहे हैं, जैसे एनुअल मेजरमेंट निकाला है ना, एवरेज निकाला है एनुअली। तो अब एनुअली से आपसे कोई पूछे कि सैम्पलिंग कब कब करोगे, जैसे आप डेली सैम्पलिंग करोगे 12 महीने या कब करोगे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो सैम्पलिंग है हम वीक में 2 बार करेंगे। तो मुझे एक बात बताइए,
एक अगर बात करें एक 1 ईयर में, एक साल में कितने वीक होते हैं? एक 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं? एक साल में कितने वीक होते हैं? कितने होते हैं? 52 वीक होते हैं, है ना? 52 सप्ताह होते हैं। और एक सप्ताह में कितनी बार लेंगे सैंपलिंग? मिनिमम 2 बार लेंगे। तो टोटल एक साल में कितनी सैंपलिंग होगी? 104 होगी। तो ये भी आपको याद रखना है। और बेसिकली एक बात और देखनी है कि अगर हम सैंपलिंग कर रहे हैं, जैसे वीक में 2 बार कर रहे हैं ये, तो कम से कम इंटरवल 24 आवर्स का होना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं है कि आज कर लिया कल कर लिया, इस तरह से नहीं। कम से कम जो यूनिफॉर्म इंटरवल है वो भी कितना होना चाहिए? 24 आवर्स का होना चाहिए, 24 घंटे का होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट्स के तौर पे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन देखिए, इससे अगर बात करें, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी से एक क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड टिपिकली इंक्लूड फॉलोइंग कंपोनेंट्स। आपको पूछा गया है कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड में क्या इंक्लूड किया जाता है, कौन क्या क्या कंपोनेंट्स इंक्लूड किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या किया अभी पढ़ा है हमने। लास्ट 10 सेकेंड्स सोच लीजिए। चलो मैं पोल दे रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट। वेरी गुड। इसमें राइट आंसर कौन सा हो गया? 4 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। इसमें आपको हमने देखा केमिकल की केमिकल क्लासेस दी गई है, कौन कौन से की बात की गई है, एवरेजिंग टाइम की बात की गई है एनुअली, है ना? एवरेज टाइम एनुअली की बात की गई है, 24 आवर की बात की गई है, 1 आवर की बात की गई है, 8 आवर की बात की गई है, कौन कौन से पोल्यूटेंट की फॉर्म है, किस लेवल तक, ये सब बातें यही तो की गई है। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कई बार ये कंफ्यूजन में कर देते हैं कि क्या करें, लेकिन सीधा सीधा ये देखो, कितना बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लिया। अब यहाँ पे बेसिकली हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड्स पूछ ले, मेथड पूछ ले, इन्होंने सिर्फ यही पूछ लिया। क्योंकि देखो जीएस जीके में बात करता हूँ ना, सिविल सर्विसेज में जीके जीएस होता है, तो यहाँ पे हर बेसिक बात पूछी जा रही है कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड टिपिकली इंक्लूड फॉलोइंग कंपोनेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट शामिल करते हैं। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और ये मैंने लिख भी दिया है कि द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंक्लूड द केमिकल पोल्यूटेंट नेम एंड फॉर्म, एवरेज टाइम वेटेज जैसे 1 आवर, 8 आवर, 24 आवर एनुअल, एंड कंसंट्रेशन इन एम्बिएंट एयर इन इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल एंड रूरल एरिया एंड इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, ये सब हमें बताता है। अभी हमने बात की थी टेबल में। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखें कि असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एरोसोल हैव पोटेंशियल फॉर मॉडिफाइंग द क्लाइमेट, ये असर्शन कह रहा है। रीजन कह रहा है कि एरोसोल इंटरेक्ट विद बोथ शॉर्ट वेव एंड इंफ्रारेड रेडिएशन, इसका कारण ये बता रहे हैं। तो ये समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इसके बारे में बहुत अच्छी बात भी समझेंगे इसे। चलो मैं पोल दे रहा हूं। वेरी गुड। इसमें दोनों ही ठीक है ना? बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब एक और बात मैं आपसे पूछूं, एरोसोल हैव पोटेंशियल फॉर मॉडिफाइंग द क्लाइमेट। जो एरोसोल है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो बेसिकली एयर में है, ठीक है, वो कहते हैं कि उनमें पोटेंशियल है क्लाइमेट को मॉडिफाई करने का। ठीक है, बहुत सही बात है। और इसका कारण ये है क्योंकि ये एरोसोल है वो शॉर्ट वेव के साथ और इंफ्रारेड जो रेडिएशंस होती है, यानी कि लॉन्ग रेडिएशंस होती है, लॉन्ग वेव्स होती है, उन सब के साथ इंटरेक्ट करता है, और उसकी वजह से मॉडिफाई कर सकता है वो क्लाइमेट को। ये बात, इसका रीजन भी ठीक है। क्या मुझे एक बात बताइए, एरोसोल से जो क्लाइमेट है उसमें मैं अगर बात करूं, क्या सिर्फ वार्म होगा या कूल भी कर सकता है वो? और इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था घुमा फिरा के एक बार और भी। मैं क्या पूछ रहा हूँ, दोबारा क्वेश्चन समझना, कि एरोसोल जो होते हैं, जो पार्टिकल्स बेसिकली हैं, क्या वो
ग्लोबल को वार्म ही कर सकते हैं या वार्म ही कर सकते हैं, या फिर वो कूल भी कर सकते हैं। कहने का मतलब सिर्फ वो एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं या रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि इमिट भी कर सकते हैं। कहने का मतलब जो ये क्लाइमेट है, इसमें ग्लोबल वार्मिंग में ही हेल्प कर सकते हैं या करते हैं। वो हेल्प तो क्या हमारे लिए तो नेगेटिव चीज ही है। ग्लोबल वार्मिंग ही कर सकते हैं या उसको कूल भी कर सकते हैं या दोनों कर सकते हैं। क्या आप आंसर करोगे एरोसोल के बारे में? क्वेश्चन समझे आप मेरा, मैं क्या बोल रहा हूँ? और इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, आपको मैं याद भी दिलाऊंगा, आपको याद आएगा कि क्या क्वेश्चन। बताइए भी, क्या आंसर होगा आप लोगों का? क्या आंसर होगा? वेरी गुड। बेसिकली क्या है, ये कूल भी कर सकता है और वार्म भी कर सकता है। तो आप ये भी बता सकते हो कि कौन से, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे मैं पूछूं कि कौन से एरोसोल हैं जो बेसिकली कूलिंग कर सकते हैं, कूल भी कर सकते हैं, और कौन से ऐसे बेसिकली एरोसोल हैं जो वार्म करते हैं? एग्जाम्पल कुछ है पता? चलो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं बहुत अच्छा, ये स्पेशल नोट में लिख दिया है मैंने देखो, एरोसोल दैट रिफ्लेक्ट सनलाइट सच एज पार्टिकल फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शन और सल्फर इमिशन फ्रॉम बर्निंग कोल हैव कूलिंग इफेक्ट। ये देखो, ये कूलिंग इफेक्ट है ना। एरोसोल दैट रिफ्लेक्ट सनलाइट सच एज पार्टिकल फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शन और sulfur emission for burning coal have cooling effect. Very good. Those that absorb sunlight, such as black carbon, है ना, part of shoot है, having warming effect. देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एरोसोल को लगता है, सुन के ये लगता है कि ये सिर्फ बेसिकली वार्मिंग इफेक्ट ही रखेगा, लेकिन नहीं। सल्फर जैसी चीज है जो कोल के बर्न से निकलता है या फिर वॉल्केनो इरप्शन वगैरह से जो भी पार्टिकल्स निकलते हैं, वो बेसिकली सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और ये कूलिंग इफेक्ट होता है उनका। तो ये बड़ी अच्छी चीज है, मतलब अच्छा एक कंसेप्ट है। क्योंकि एक बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो सल्फर है, वो कौन सा इफेक्ट रखते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, अगर आपको याद है तो। और वहां पे ये लग रहा था कि यार सल्फर है तो वार्मिंग इफेक्ट रखता होगा, ये वो दिमाग में यूं आया, एक कूलिंग इफेक्ट होता है। और बेसिकली एरोसोल को अगर डिफाइन करना पड़े तो एरोसोल है क्या? एरोसोल आर स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर, है ना। दे आर ऑफन नॉट barely visible to the human eye। आपको पता है एरोसोल है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड होते हैं, और वो हम उसको बेसिकली देख नहीं सकते, है ना, ह्यूमन आई के लिए, है ना। और वो हमारे वेदर, हेल्थ और इकोलॉजी के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है एक तरह से, ठीक है, बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने चित्त को शांत रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।